हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की साइंस की क्लास नंबर 3 है, जो कि इसके पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी करा चुका है। यदि उनको नहीं देखा तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस क्लास में हम 20 क्वेश्चंस का एनालिसिस कराएंगे, जो कि आपके व्यापम के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। और एक काम आप भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन देख के आंसर को खुद टिक करेंगे। हम इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे। पर क्वेश्चन में आप खुद अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं कि कितनी तैयारी है। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो उसका आंसर और उसके से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं उन सारे फैक्टों को भी हम बताएंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे आप इसको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं टेलीग्राम का। देखिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम जॉब अड्डा। देखिए, यहाँ पर डी कैपिटल हो, जे कैपिटल और ए कैपिटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। एक चीज़ और, बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंथ्रेक्स एक घटक बीमारी है, घटक नहीं, यहाँ पर से घातक बीमारी है। ये एक थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है जो के कारण होता है। तो एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है किसके कारण होता है? तो ये एक प्रकार की जीवाणुओं के कारण आपका एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है। तो जीवाणु से होने वाले 2-4 रोगों के नाम और लिख सकते हैं। जैसे आपका टीबी, टीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है जो कि जीवाणु से होता है। हैजा हो गया, टीबी हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया, टिटनेस, प्लेग, ये 3-4 रोग जो है, निमोनिया हुआ, प्लेग हो गया और टिटनेस, ये रोग जो आपके हैं ये सारे आपके होते हैं जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। एक विद्युत सेल में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे। तो टाइम देखिए आपका, टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। तो ठीक है, ये टाइमर आपके स्टार्ट कर देते हैं। 5 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो जैसे ही आपके 5 सेकंड हो गए, यहाँ टाइमर बंद कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, आई होप आप लोग ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो विद्युत सेल में क्या होता है? तो इसका होगा, देखिए, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। इसमें रासायनिक ऊर्जा का कन्वर्जन होता है विद्युत ऊर्जा में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही अगर हम बात करेंगे डायनेमो में क्या होता है, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा में। तो इसको भी लिख लीजिए, डायनेमो। डायनेमो में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगर माइक्रोफोन की बात करेंगे, माइक्रोफोन माइक्रोफोन जो होगा आपका, माइक्रोफोन में क्या होता है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। देन 1-2 पॉइंट और आप लिख सकते हैं, जैसे कि सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बिल्कुल चांस है। तो ये है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर। विद्युत बल्ब, एक चीज और लिखे, विद्युत बल्ब, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का कार्य क्या है, विद्युत बल्ब करता क्या है। तो ये आपको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या फिर उष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या फिर आपकी उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊष्मा ऊर्जा में।
में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक फसल क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जो बहुत क्षारीय प्रकृति का। ऐसा कौन सी चीज है जो कि फसल क्षेत्र में डालते हैं और वह क्षारीय प्रकृति का। इसके लिए भी हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। तो चलिए आपका टाइमर स्टार्ट हुआ है। चलिए ठीक है। तो देखिए इनमें निम्न में से कौन सी एक फसल क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जो कि एक क्षारीय प्रकृति का है। तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ है जिनको आप फसल क्षेत्र में डालते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है वो एक प्रकार की क्षारीय प्रकृति होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। इसके लिए भी हम टाइमर देंगे आपको। चलिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है और आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो होगी यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, ये इतनी मुलायम धातुएं होती हैं जिनको आसानी से हम चाकू से काटा जा सकता है इन धातुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनती है। तो मानव नेत्र के जो लेंस में वस्तु की छवि कहाँ बनती है, उसके लिए भी आप टाइमर ले सकते हैं। 5 सेकंड का टाइमर है, आप जल्द से जल्द आप कमेंट कीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रेटिना में। मानव नेत्र में लेंस में एक वस्तु की छवि जो होती है आपकी रेटिना में बनती है। ये व्यापम ने बहुत ही ज्यादा बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आपको आना चाहिए। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, रेटिना में, रेटिना जो होगी आपकी, इसमें जो कोन्स होते हैं, कोन्स यानी कि शंकु, कोन्स उस शंकु कहते हैं हिंदी में शंकु। शंकु का कार्य क्या है, शंकु जो होते हैं हमें कलर को पहचानने में मदद करते हैं कि कौन सा कलर ग्रीन है, कौन सा कलर रेड है, इनको पहचानने में मदद करते हैं शंकु, रंग को पहचानने में। ठीक है, पहचानने में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, देन एक चीज और होता है, रॉड्स होते हैं। रॉड्स, रॉड्स को कहते हैं छड़, हिंदी में इसको छड़ कहते हैं। जो भी बच्चा पेपर देगा हिंदी में उन्हें छड़ लिख के आएगा। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, कोशिका के प्रकाश की तीव्रता का आभास करता है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता का आभास कराता है। ये लिखिए, कोशिका से प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का आभास कराता है, आभास कराता है। इसके बारे में 2-4 और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, नेत्र से संबंधित है। एक चीज और यहाँ पर समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि आंख में जो बनने वाली छवि है उसकी प्रकृति कैसी होती है। आंख में बनने वाली छवि जो होगी, आंख में जो छवि बनती है, छवि की प्रकृति, की प्रकृति, ये जो छवि बनती है आपकी आंखों में, जो इमेज बनती है, ये हमेशा वास्तविक और उल्टी बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है। इस पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिए, वास्तविक और उल्टी। ठीक है, यहाँ पर टी है, सॉरी, वास्तविक एंड उल्टी बनती है आंख पर आपकी इमेज। और मिनिमम दूरी से भी क्वेश्चन आया है कि आप कितनी मिनिमम दूरी पे आप आसानी से देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये आपके 25 सेंटीमीटर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमा पूरा करता है तो ये निम्न में से क्या पूर्ण करता है। तो आप इसके लिए टाइमर ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, जल्द से जल्द आप आंसर दीजिए। चलिए ठीक, यहाँ पास आपका टाइम खत्म होता है। तो देखिए, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक पूरा परिक्रमण पूरा करता है तो ये निम्न में से क्या पूर्ण करता है। तो ये क्या करता है, अपने अक्ष पे एक घूर्णन करता है। तो अपने अक्ष पे एक घूर्णन करता है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दुधिया हो जाता है, ऐसा के निर्माण के कारण होता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, यहाँ पास आपको टाइमर दिया जाता है 5 सेकंड का। देन ये आपका टाइम पूरा हुआ। तो देखिए, ये दुधिया जो होता है, कलर क्यों होता है, ये मेन होता है आपका, देखिए जैसे चूने का पानी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजरने पर दुधिया होता है। ये किसके कारण होता है, तो इसका जो कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये होगा, इसका कलर जो होगा दुधिया हो जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3,
कई बार फॉर्मूले को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। CaCO3 होता है। देन यहाँ पास 2-3 और चीजों को लिख सकते हैं, जैसे बुझा चूना। बुझा चूना भुजा चूनों का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पास लिख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना हो गया। कास्टिक सोडा, ये भी एग्जाम में काफी जल्द, देखिए ये चारों जो लिखाऊंगा अभी मैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। कास्टिक सोडा, चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन को आप एग्जाम में डाल ही देगा क्वेश्चन। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कास्टिक सोडा को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH, देखिए यहीं पास होता है खाने का सोडा। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या फिर इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूले की बात करेंगे NaHCO3। NaHCO3 होता है। एक धामन सोडा होता है, धोने का सोडा, इसको भी लिख लीजिए धामन सोडा, धोने का सोडा, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी की कौन सी प्लेट है जो भूकंप को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए भी आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। चलिए ठीक है, आपका टाइम पूरा हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी की परपटी। परपटी यानी क्रस्ट इसको बोलते हैं, इंग्लिश में जो बच्चा है उसको क्रस्ट बोल, यहाँ पर CRUST। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है वो पृथ्वी का भूकंप लाने के लिए उत्तरदायी होता है। एक चीज और, भूकंप जो आएगा पृथ्वी का, भूकंप को मापने की इकाई क्या होती है, सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप को जो की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई, मापने की इकाई या फिर यंत्र बोलते का यंत्र, तो ये आपका होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि पवन की गति का मुख्य कारण निम्न में से है। तो यहाँ पर टाइमर दे रहे हैं, टाइमर आपका स्टार्ट है। ये आपके 5 सेकंड पूरे हो गए। तो पवन की गति का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका कारण है पृथ्वी पर असमान तापन। पृथ्वी पर असमान तापन जो है वो पृथ्वी की पवन की गति का मुख्य कारण है। देन ध्वनि के कंपन का आयाम इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो टाइमर स्टार्ट हो गया है। चलिए ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ध्वनि के कंपन के आयाम इसकी प्रबलता को निर्धारित करता है। तो ध्वनि के जो कंपन के आयाम है इसकी प्रबलता को निर्धारित करता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ध्वनि तरंगे जो होंगी आपकी, ध्वनि तरंग, ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर और याद कीजिए कि ध्वनि तरंगों की अगर चाल की बात करें, सर्वाधिक जो है इसकी चाल जो होगा, सर्वाधिक जो होती है ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होगी और उसके बाद गैस में होती है। ये इसकी चाल का है, ठीक है। ठोस में लगभग 5000 के ऊपर होती है, 5500 यानी 6000 के लगभग इसकी जो स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में होती है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में होती है। जल में इसकी स्पीड जो होती है, जल में ध्वनि की जो स्पीड होती है ये होती है 1496 या फिर 1500, किसी किसी बुक में अप्रोक्सीमेट ऐसा ही आएगा। अगर वायु की बात करेंगे मीटर पर सेकंड में है, इस चीज को भी याद रखिए। वायु में इसकी जो चाल होती है वो 331 मीटर पर सेकंड। बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्वनि की जो चाल है वायु में कितनी होती है, ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए।
देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे पेड़ों में पानी और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल है। तो ये टाइमर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी बल होता है वो होता है चूसड़ बल। चूसड़ बल जो होता है ये लंबे पेड़ों में पानी और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। देन एक स्टील का चम्मच की आंतरिक सतह डैश डैश की तरह कार्य करती है। तो कोई स्टील के चम्मच की जो आंतरिक सतह है वो किस तरह कार्य करता है, इसके लिए आपको टाइमर दे रहे हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कीजिए। ठीक है, एक चीज और, जैसे ही आप क्वेश्चन, जितने भी आपसे क्वेश्चन बने ना, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि हमारे 20 में जितने क्वेश्चन बने, 15 बने, 18 बने, या 20 में 20 बन गए, या फिर 14 12 जितने भी बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की तरह करता, चम्मच के जो आंतरिक सतह होगी वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, और बाहरी जो सतह होगी वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अगर बात करें अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग लिख लीजिए, क्वेश्चन काफी याद आता है। जिस दर्पण से आप दाढ़ी बनाते हैं उस दर्पण को अवतल दर्पण ही कहते हैं। तो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, बनाने वाला दर्पण, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण हो गया। ठीक है, डॉक्टर्स जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं आपके आंख देखने के लिए, कान देखने के लिए, दांत देखने के लिए, वो भी आपका दर्पण जो होता है वो एक प्रकार का अवतल दर्पण होता है। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है कि गाड़ी की जो हेडलाइट हो, हेडलाइट मतलब सामने वाली लाइट जो होती है गाड़ियों की, वो भी आपका अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पास लिख लीजिए गाड़ी की हेडलाइट। ठीक है, हेडलाइट ये भी आपका अवतल दर्पण होता है। या फिर सर्च लाइट, सर्च लाइट समझते हैं, जो पुराने जमाने में बैटरी वाली लाइट होती थी जिसको जला के कहीं भी जा सकते थे, वो सर्च लाइट है। सोलर कुकर में भी यही होता है, सोलर कुकर जो होगा तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग इसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए आपको टाइमर स्टार्ट करते हैं। देन आप 5 सेकंड में जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिए। 5 सेकंड से ज़्यादा का आंसर क्वेश्चन है नहीं। चलिए, देखिए नैदानिक थर्मामीटर जो है इसका प्रयोग किया जाता है आपका मानव शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मानव शरीर के तापमान। अगर हाइग्रोमीटर की बात करेंगे, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, वायुमंडल की आर्द्रता के लिए, आर्द्रता। एक मिनट, थोड़ा सा पेन का थिकनेस कम करते हैं, काफी ज्यादा है। ठीक है, हाइग्रोमीटर का वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ओडोमीटर, ओडोमीटर का यूज करते हैं गाड़ी की स्पीड को मापने के लिए, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को, सॉरी, गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी। ओडोमीटर जो होगा काफी इंपॉर्टेंट है, ओडोमीटर। इसका उपयोग करते हैं गाड़ी द्वारा द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, दूरी मापने के लिए, चली गई दूरी मापने के लिए करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लौ का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है। तो इसके लिए भी हम आपको टाइमर देते हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। चलिए, देखिए लौ का कौन सा भाग सर्व से ज्यादा गर्म होता है, तो ये आपका बाह्य भाग होता है। लौ का जो बाहरी क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक गर्म होता है। देन सेक्स हार्मोन्स का मुक्त होना द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है। तो यहाँ पास आपको टाइमर चालू हो गया है, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि होगी। जो आपका पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही सेक्स हार्मोन जो होता है वो नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बारे में अगर कुछ लिखना है कि तो लिख लीजिए, यह ग्रंथि, यह एक, देखिए यह एक ग्रंथि है, ग्रंथि है जो मस्तिष्क के, जो मस्तिष्क यानी कि आपके दिमाग, मस्तिष्क के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर नाक के, नाक के मेरु के ठीक नीचे, मेरु, सॉरी मेरु के ठीक पीछे स्थित होती है, पीछे
स्थित होती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, जो पीयूष ग्रंथि होगी वो आपके नाक के पास होगी। ठीक है, देन पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लैंप और जेट एयरक्राफ्ट के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद है। तो टाइमर को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइम पूरा हुआ। तो इसमें हम केरोसिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लैंप और जेट एयरक्राफ्ट में ईंधन के लिए हम केरोसिन का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में जीन पर स्थित होते हैं। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, टाइम पूरा हुआ। देखिए, कोशिका में जो जीन होते हैं ये आपके क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। जो जीन होंगे वो आपके क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, देन अगर नेक्स्ट राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम को आपको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसको, आपको राइबोसोम को। लाइसोसोम एक होता है, लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग। लाइसोसोम जो होगा, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग। लाइसोसोम जो होगा इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, सुसाइड बैग बोलते हैं इसको। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? तो 5 सेकंड आपको टाइम देते हैं। चलिए, ठीक है, रेशम प्राप्त करने, रेशम के जो कीटों को पालन को कहा जाता है यहाँ पास आपको सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है, रेशम जो कीटों को पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर की बात करेंगे तो इसमें आपका पेड़ों का संवर्धन होता है। यहाँ पास पेड़ों का संवर्धन। देन पिशीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। पिशीकल्चर जो होता है मछली पालन, मत्स्य पालन या फिर मछली पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन इसको बोलते हैं, मधुमक्खी पालन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या होता है? भूकंप जब आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या होता है? टाइमर स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, तो जब भी भूकंप आएगा तो सबसे सुरक्षित जो स्थान होगा खुला मैदान होगा। ठीक है, खुला मैदान है, वहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा। पेड़ों के नीचे रहेंगे तो पेड़ गिर के आप दबने का चांस होगा। घर के अंदर भी वही सेम कंडीशन है, घर गिरेगा तो आप उसमें दब जाएंगे। वाहन के अंदर भी यही कंडीशन है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको टाइमर दे देते हैं। चलिए, ठीक है, ओके। तो ये आपको कहलाएगा अंतःश्रवण। अंतःश्रवण कहता है, मिट्टी की गहरी परतों के अंदर पानी की गति को अंतःश्रवण कहते हैं। सो आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।